नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कशमोकश का माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार नए नए चेहरे के तौर पर विपक्ष के सामने आ गए, क्योंकि उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी से बगावत की, गठबंधन तोड़ा और जो आरजेडी थी उसके साथ उन्होंने नई सरकार बनाई। तब से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आगे हैं इस रेस में और वो सबको एकजुट करके एक छतरी के नीचे लाएंगे और पीएम के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन एक चेहरा और है जो सबके सामने देखने को मिल रहा है। उनकी जो सियासत है वो अलग तरह से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको वो चुनौती देते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उस पार्टी को चलाते हैं, आम आदमी पार्टी को चलाते हैं अरविंद केजरीवाल। उनका हम जिक्र कर रहे हैं। उनकी सियासत अलग कैसे है, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है आज बताने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल नीतीश से कैसे आगे हैं और उनकी जो सियासत है उसका जो अंदाज है वो नीतीश से कैसे बेहतर नजर आता है? आम जनता से वो ज्यादा जुड़े हुए नजर क्यों आते हैं? उनका जो अभी तक का राजनीतिक करियर रहा है वो किस तरह से नीतीश से बेटर नजर आता है? क्या है इनसाइड स्टोरी इसके पीछे? और जो आजकल वो जा रहे हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी जा रहे हैं, क्या ये सब चीजें नीतीश से बेहतर बनाती है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इस वक्त तक कंपैरिजन का मौका तो नहीं आया है कि यही दो चेहरे हैं, उनमें से एक को चुना जाए। लेकिन कई चीजें आप खुद तय नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप जो है राजनीति देश की तय करने लग जाती है। राजनीति ये तय करने लग गई है कि कोई एक चेहरा होगा जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस बार सामने लाया जाएगा, और वो चेहरा राहुल गांधी का नहीं होगा जो कि पिछली दफा था या उसके पहले था। तो नया चेहरा कौन होगा विपक्ष की तरफ से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो चेहरा तय है, तो नया चेहरा विपक्ष का कौन होगा, ये बहस किस दिन से शुरू होती है? उस दिन से जिस दिन से बिहार में सत्ता का परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ वहां सत्ता में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बार बार ये कही जा रही है बात कि नीतीश कुमार ही 2024 में चेहरा होंगे, और आरजेडी और वामपंथी दलों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि इन्हें गोलबंद करने की जिम्मेदारी है। हम जब बात कर रहे हैं तो पटना में बैठक चल रही है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें यह जिम्मेदारी भी दी गई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार को कि आप देश भर के नेताओं से बातचीत करिए और एक विकल्प तैयार कीजिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये तो बातें हुई नीतीश कुमार से मुतल्लिक। नीतीश कुमार बार बार ये बात कहते हैं कि एक विकल्प तैयार किए जाने की जरूरत है, पर उन्होंने खुद चेहरा हूं ये कभी नहीं कहा है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह भी कहते हैं कि अभी कुछ डिसाइड मत करिए, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा है? देखिए, उसके पीछे यही वजह है कि कहीं और तो नहीं है लोग जिन्होंने मन में ये संकल्प पाल रखा हो कि भाई मैं भी चेहरा हो सकता हूं, क्यों नहीं हो सकता हूं, और विपक्ष की एकता अगर बनती है तो वो मेरे लिए क्यों ना बने। अगर कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी दल है वो थोड़ी पीछे चल रही है, विपक्ष में तो अभी भी कांग्रेस गिरी हालत में भी सबसे बड़ा दल है, तो अब वो अपना उम्मीदवार देने के सवाल पर बहुत ज्यादा मुखर नजर नहीं अब जब आती है, तो उस स्पॉट को भरने के लिए और कौन है? तो ऐसे में देखा यह जा रहा है हिमांशु कि अपनी अलग अंदाज और गति के साथ अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे वो कुछ इस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वो चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो सबसे सक्रिय और मुखर तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी उसकी सत्ता और प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल ही दिखाई पड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि नीतीश कुमार की जो दावेदारी है वो इसलिए है कि वो कई वर्षों के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उन्हें बिहार से चुने जाने में मदद मिली, केंद्र में मंत्री बनने में मदद मिली, केंद्र से वापस बिहार जाकर मुख्यमंत्री बनने में मदद मिली, और उनकी जब शख्सियत जो बनी आज की तारीख में उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के भी सहयोग का अपना एक रोल है।
लेकिन उसके उलट अगर हम पाते हैं अरविंद केजरीवाल की अपनी शख्सियत, तो हम पाते हैं कि जब भी वो सक्रिय तरीके से चुनाव लड़े हैं, तो लोकसभा चुनाव को अगर आप छोड़ दें तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को हराया है, उन्होंने जो सत्ताधारी एस्टैब्लिशमेंट पंजाब में थी कांग्रेस की, उसको हराया है। कितने सालों के बाद 2020 में जब चुनाव हुए दिल्ली के, 70 में से 62 सीटें ले आना, और इतनी बार के मुख्यमंत्री बने हुए एंटी इनकम्बेंसी भी कही जाती है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आया। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी, बहुत बुरा हुआ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में। पंजाब के अंदर हमने देखा कांग्रेस कमजोर हुई तो आम आदमी पार्टी को जगह मिली, ना कि बीजेपी को मिली जगह। वहां पर 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की। तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति का तरीका है, और जो आपने बताया कि जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से एक टाइम पे जुड़ जाते हैं, लेकिन केजरीवाल हमेशा मुखर रहते हैं, तो ऐसे में ये स्वीकार्यता जनता के बीच में एक बन रही है। और जो उनकी सियासत है, फ्री की ये चीजें, फ्री की वो चीजें, जनता को लुभा रही है। हाँ, तो ये सारी जो चीजें आप गिना रहे हैं, ये शायद उनकी अलग राजनीति की पहचान है जो आप बता रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि अब तक चेहरा तय नहीं हुआ है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल वो एक डार्क हॉर्स की तरह हैं, और इस कारण से नीतीश कुमार अपनी दावेदारी को या उनके लोग उनकी दावेदारी को नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातें आपने बताई ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड की तरह है कि भाई 2 बार सत्ता दिल्ली में हासिल करना, और 62 सीटें, एक बार 70 में से 68 या 67 सीटें पहली बार, इससे पहले, हाँ, और करीब करीब अपनी स्थिति को दोबारा दोहरा देना, और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही हो, और कि लोकसभा चुनाव में 7 के 7 जो एमपीज है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये सोचिए कि ये दूसरी दफा है, 2014 में भी थे, 2019 में भी। तो यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए लोकसभा के लिए उपयुक्त है, और विधानसभा के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए यहाँ जरूरी आम आदमी पार्टी है, ऐसा दिल्ली के लोगों में ये सोच बनाने में वो सफल रहे हैं अरविंद केजरीवाल शायद। और यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को प्रेफर करते हैं जब लोकसभा का चुनाव आता है, लेकिन राज्य का चुनाव आते ही वो अरविंद केजरीवाल को प्रेफर करने लग जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं दिल्ली का। तो कोई तो ऐसी बात है, और जो उनका परफॉर्मेंस दिल्ली में रहा, शायद उसी का असर हमें पंजाब में देखने को मिला, क्योंकि एक मॉडल उन्होंने बनाया, बोला उन्होंने कि दिल्ली मॉडल है हमारा, और वो लेकर पंजाब चले गए, और इसके बाद अब वो गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात पहुंच गए हैं, हिमाचल प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। एक पैटर्न हम ये भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो केंद्रीय चुनाव है उसमें ज्यादा अहम भूमिका निभाएं या फिर उसके लिए फाइट करें ज्यादा, उससे ज्यादा वो प्रेफर ये कर रहे हैं कि राज्यवर राज्य जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जाएं, अपनी बात रखें, एक ताकत बढ़ाएं, और उसके बाद अगर केंद्र की जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र में भी जाएंगे। देखिए, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पार्टी उनकी छोटी है, उन्होंने शुरुआत की, और 2011-12 से आंदोलन, और उसके बाद 13 से इलेक्शंस में आ गए पार्टी बनाकर। तो पहले तो उन्हें एक पूर्ण राज्य हासिल करना था, तो उन्होंने पंजाब को एक पूर्ण राज्य जिसे कह सकते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी की सत्ता कायम की। अब वो एक बड़ा एम लेकर के चल रहे हैं। देखिए, गुजरात केवल एक राज्य नहीं है, गुजरात प्रधानमंत्री का राज्य है, उनका मॉडल राज्य है, और 2014 में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और उस राज्य में जाकर के उन्होंने चैलेंज किया है। और गुजरात में लोग यही कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं हो सकता है। 27 सालों से वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और बहुत बार अच्छे नतीजे लाने के बावजूद कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आ पाई। जैसे पिछले ही दफा हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस 183 की वहां पर हाउस है, उसमें 80 सीटें लेकर के आ गई, और 80 सीटें लेकर के तब आई जब वो सूरत की सभी 16 सीटें हार गई, और कहा जा रहा था कि सूरत में तो बीजेपी के जीतने का प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी बाद में जीत गई, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी की वजह से बड़ा नाराजगी वहां के ट्रेडर्स में हम लोगों ने देखा था,
और कवरेज के दौरान दो वहां पे वोटर्स थे, एक तो ट्रेडर्स का है और दूसरा वहाँ जो माइग्रेंट मजदूर हैं वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं, वो भी चूंकि बेरोजगार जैसे हो गए थे बहुत से लोग, तो वो भी नाराज चल रहे थे। तो फिजा ऐसी बन रही थी कि शायद वहां पर सीटें न जीते, लेकिन बीजेपी सारी सीटें जीत गई। तो लोग कह रहे हैं कि अगर सूरत शहर जीत लेती कांग्रेस पार्टी तो पिछली दफा हरा देती वो। प्रधानमंत्री मोदी जबकि थे और प्रचार किया था उन्होंने, लेकिन पिछली बार हार्दिक पटेल वगैरह वगैरह बहुत फैक्टर्स थे। इस बार जब हुआ सूरत में निकाय का चुनाव तो आम आदमी पार्टी को सफलता वहां मिल रही है। सूरत में कहीं ना कहीं एक बागी कैरेक्टर आया है, जो पिछली बार भी हम लोगों को देखा था, और इस बार वो बागी कैरेक्टर आम आदमी पार्टी के फेवर में चला गया जब निकाय चुनाव। और आप देखेंगे कि बार बार सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं वो, सूरत की तरफ वो जाते हैं, आज भी वो सूरत में है। तो इस तरह से वो उन्होंने एक अपने लिए सपोर्ट बेस वहां तैयार कर लिया है। और आप याद करिए हिमांशु की पिछली दफा जब पंजाब में चुनाव थे तो उन्होंने पहले विपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की, पहले विपक्ष, और उसके अगले चुनाव में उन्होंने सत्ता हासिल किया। क्या गुजरात में भी सेम गेम प्लान है? लेकिन अगर वो सफलता हासिल करते हैं गुजरात में तो इसके राष्ट्रीय मायने होंगे। और वो जो ओरिजिनल प्रश्न है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर कौन दे सकता है, वो क्या नीतीश कुमार होंगे या फिर एक डार्क हॉर्स की तरह अरविंद केजरीवाल सामने आ सकते हैं, ये प्रश्न अभी भी खुला हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट टक्कर लेने की जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल नजर आता है कि सीधे मोदी पे या फिर सीधे भारतीय जनता पार्टी पे टक्कर ले लेते हैं, डायरेक्ट बातें बोल देते हैं अपनी, जो भी उनको कहना होता है। जैसे कह रहे थे कि दिल्ली में हमको काम नहीं करने दिया जाता है। अभी रिसेंटली जब बिहार में बदलाव हुआ तो नीतीश कुमार ने एक बात का जिक्र किया, नल जल योजना का। उन्होंने कहा कि हमने शुरू की और ये कह रहे हैं कि पैसे ले लीजिए और हमारी बना दीजिए, यानी कि एक काम नहीं करने दे रहे हैं। ये भी भाव निकल कर नीतीश कुमार से सामने आया। तो ये जो भाव था ये अरविंद केजरीवाल की बातों की पुष्टि एक तरह से कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, केंद्र की सरकार जो है काम नहीं करने दे रही थी और केजरीवाल काम करना चाह रहे थे। तो एक तरह से उनकी जो राजनीति है वो इससे थोड़ा एक कदम ऊपर आ गई है। हाँ, आपकी बातों से मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूं कि डायरेक्ट अटैक में विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार पुराने दौर के राजनीतिज्ञ हैं और वो उस तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जाते हैं। अभी देखिए दिल्ली में सीबीआई के छापे पड़े तो तुरंत उसका जवाब दिया गया कि एलजी साहब, वो भी, उन पर भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तुरंत में एक विधानसभा में सत्र बुला लिया गया और वहां पर विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। ये आरोप भी लगने लग गए कि भाई सरकार को गिराने की कोशिश ऑपरेशन लोटस हो रहा था। तो अचानक से बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी नजर आने लगी, जो कि फ्रंट फुट पर थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई गई थी, उनके ऊपर आबकारी नीति में घोटाला करने की बात, उनके ऊपर शिक्षा में सीवीसी की रिपोर्ट, तमाम बातें थी। अचानक से ऐसा लगा कि फ्रंट फुट पर आम आदमी पार्टी आ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को उन्होंने अपना लिया है और सेम फ्रेम टू फ्रेम जवाब देते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति थोड़ी अलग है, वो बड़े शांत भाव से अप्रोच करते हैं। यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा क्रिकेटर जो बॉल को पहले देखता है राहुल द्रविड़, हाँ, और उसके बाद उस हिसाब से बॉल को सम्मान देते हैं। राहुल द्रविड़ है, हाँ, और इन्हें आप कह सकते हैं कि ये ऋषभ पंत की तरह हैं। तो हाँ, तो ये एक राजनीति में भी दोनों के अंतर है। और दूसरा है कि नीतीश कुमार अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने पर्सनालिटी पे खेल रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी एक सिक्योर समाजवादी व्यक्ति की है जो राजनीति में अच्छा खासा अनुभव भी रखता है और उसे हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों का समर्थन भी प्राप्त है। एक ऐसा व्यक्ति जो जमीन पर बहुत भले न मजबूत हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरे के तौर पर मजबूत चेहरा है। एक जो स्वीकार्यता होती है वो हम देखते हैं नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूसरे के बल पे भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी सियासी जमीन तैयार की है वो अपने मुद्दों से, अपनी चीजों पे। हाँ, हालांकि पार्टी छोटी है, पार्टी छोटी है, लेकिन दिल्ली में एक आंदोलन से एक पार्टी बनती है और फिर वो दिल्ली की सत्ता हासिल करती है। 15 साल से जो लोग सत्ता में थे उन्हें उखाड़ फेंकती है। पंजाब में अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़ा नाम, अमरिंदर सिंह जैसे कि हम लोगों ने बात की थी,
मोदी वेव में भी अरुण जेटली को उन्होंने अमृतसर से हरा दिया था। वो इतने बड़े नेता थे, सत्ता से उखाड़ फेंका वहां पर उनको। वो एकदम हेड ऑन कॉलिजन लेते हैं, गुजरात ही चले जाते हैं सीधे। और गुजरात जो कि प्रधानमंत्री का राज्य है, जहां 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो वहां पहुंच जाते हैं। वो हिमाचल प्रदेश में टक्कर दे रहे हैं। एक पैटर्न भी इमर्ज कर रहा है, और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न हिमांशु ये है कि जहां जहां कांग्रेस, वहां वहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल घुस रही है। यानी कि कांग्रेस की जगह ले रहे हैं, कांग्रेस की जगह लेकर के सबसे बड़ा दल विपक्ष में वो बनना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करें, इससे पहले वो विपक्ष में अपनी एक जगह बना लेना चाहते हैं, ताकि वो अगर लड़ाई करें कल को केंद्र की, तो वो सबसे पहले दावेदार हो। जी हाँ, अब देखिए, दिल्ली, उसके बाद पंजाब, उसके बाद गुजरात और हिमाचल, और फिर उनकी यूनिट्स, इकाइयां जो हैं वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां तक के वेस्ट बंगाल, इन सब जगहों पर सक्रिय होने लग गए। यानी कि ज्यादातर उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस है, यानी कि वो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में बात किया, कांग्रेस अभी भी गिरी हालत में भी सबसे बड़ा दल विपक्ष का है। तो अगर वो उसकी जगह लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से वो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों आपने मनीष सिसोदिया से बात की, इंटरव्यू किया, उनकी क्या मनोदशा नजर आ रही थी, और जिस तरह से छापे पड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर जोश बढ़ा है उनका, या फिर कहीं ना कहीं डर उनके मन में झलका? जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिया, बिहाइंड द कैमरा भी बातचीत हुई होगी, क्या नजर? देखिए, हमने तो बड़ा सीधा उनसे प्रश्न कर दिया कि भाई, आप स्कूल बहुत अच्छा बनाए हैं, ये तो दिख रहा है, और सरकारी स्कूलों को लेकर के एक निश्चित भाव है हमारे देश में कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये हकीकत है। 75 सालों में अगर हिमांशु कोई फेलियर हमारा है, तो वो है कि हमने सरकारी स्कूल का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, उसको बढ़िया नहीं बनाया। ये तो सच है। लेकिन जिस तरह के स्कूल हमने दिल्ली में देखे, उस स्कूल को देखा तो प्रभावित हुआ उससे। फिर मैंने उनसे पूछा, लेकिन इन्हीं स्कूलों को बनाने में सीबीएसई रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोटाला हो गया। भाई, जहां पे कुछ इतने क्लासरूम बनने थे, उससे ज्यादा क्लासरूम बना दिए गए हैं जो गैर जरूरी थे, कहीं और बनाए जा सकते थे, एक नया स्कूल बन सकता था, बाथरूम को भी स्कूलों में गिन लिया गया है। तो उनका यही जवाब था कि भाई, ईडी जैसे उनकी, सीबीआई जैसे उनका, सीबीसी भी उनका। तो इस तरह से, यानी कि कॉन्फ्रंटेशन के मिजाज में ये लोग नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी उसके सामने बड़ी पार्टी नहीं है, उसे अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। लेकिन जो फाइट करने की स्पिरिट मैंने देखी, वो यकीनन जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा दिख रही थी। ये बात तो सच है। जनता दल यूनाइटेड के नेता बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार एक बड़े नेता, बड़ा स्वीकार्यता है। 1985 में पहली बार एमएलए हुए, और उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। उस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल का अनुभव कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, क्रिकेट की तरह जो उस दिन खेल गया, वही बड़ा है। अनुभव से ज्यादा जो स्वीकार्यता है जनता के बीच में, वो किसकी है? और इसीलिए नीतीश पहले मोदी से टक्कर लें, ये तो बाद का सबब है। पहले तो विपक्ष में नीतीश हैं या केजरीवाल हैं या कोई और हैं, ये तय हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। और क्या अरविंद केजरीवाल आगामी जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसमें एक चेहरे के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर सामने होंगे कि नहीं होंगे? आपको क्या लगता है, हमारे दर्शकों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।